अब हमारे पास रिजल्टेंट के ऊपर एंगल का इफेक्ट हम सोचते हैं। हमने यहाँ पर कंसीडर किए हुए दो वेक्टर्स, एक वेक्टर हमारा ए है, इसको मैं ये शेड कर दूं, और एक वेक्टर हमारा बी है। अगर हम आपसे ये कहें कि आप वेक्टर ए और बी, ये हमारा बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर्स को अगर पैरेलल कंसीडर करेंगे तो एंगल बनेगा 0 डिग्री। अगर आप इन वेक्टर्स को अपोजिट एक दूसरे से कंसीडर कर लें तो एंगल बनेगा 180 डिग्री। तो यहां पर मैंने आप लोगों को ये सिचुएशन 1, 2 और ये 3, इसमें मैंने बी को पहले अज्यूम किया ए और बी दोनों पैरेलल है, ये वाली सिचुएशन। उसके बाद ए को यानी रेड वेक्टर को मैंने अपनी जगह पे रखा और बी का मैंने एंगल चेंज करना शुरू कर। और आपको पता है कि यहां पे जब एंगल 180 होगा और 0 पे एंगल जो है 0 डिग्री पे जब एंगल होगा यानी पैरेलल होंगे, उस वक्त रिजल्टेंट मैक्सिमम है और यहां पर रिजल्टेंट मिनिमम बन रहा है जब ये अपोजिट होंगे। तो हम मिनिमम की तरफ जा रहे हैं और ये हमारा एंगल होगा, ये एंगल होगा हमारा। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है और दो वेक्टर्स की टेल के दरमियान मेजर हो रहा है। तो ये अगर आप देखें तो यहां पर सिचुएशन 1, 2 और 3 में एंगल की वैल्यू बढ़ती जा रही है और जो आपके पास मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट का वो क्या होता जा रहा है, वो डिक्रीज करता जा रहा है। अब इसको आप अदर वे राउंड सोचें, यानी आप ये सोचें कि ये आपके पास एक वेक्टर है, ये आपके पास दूसरा वेक्टर है और ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो अगर आप बी को यू मूव करें यानी बी यहां आ गया तो एंगल ये बन गया, फिर आपने बी को यहां पे शिफ्ट किया तो एंगल ये बन गया। तो ये आप आहिस्ता आहिस्ता एंगल जो है वो क्या करते जा रहे हैं, डिक्रीज करते जा रहे हैं। तो रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, वो आपके पास इंक्रीज होता जाएगा। तो ये बात भी आपने भूलनी नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। तो इस स्लाइड में इस यहां पर जो मैं पॉइंट नंबर 1 आपके पास समझाना चाह रहा था वो एंगल की रेंज थी और एंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था और एंगल का इफेक्ट मैग्नीट्यूड पे क्या आता है। तो एंगल का इफेक्ट मैग्नीट्यूड पे आपने सीखा कि जब भी आप एंगल को इंक्रीज करेंगे तो आपके पास आर डिक्रीज करेगा। यानी इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक याद कर लें तो दूसरी अल्टीमेटली उसका इनवर्स होगा। और एंगल की रेंज, दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल की रेंज है वो 0 से 180 डिग्री होगी, वो 0 से 180 डिग्री होगी। फर्ज करते हैं आप, मैं यहाँ पे एक सिचुएशन ड्रॉ करता हूँ, ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है। इन दो वेक्टर्स के दरमियान दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये वाला है और एक एंगल ये वाला है। हमेशा आपने इनर एंगल लेना है दो टेल्स के दरमियान, दो वेक्टर्स के दरमियान। ये इनर एंगल है, ये आउटर एंगल है। तो आपने इनर एंगल लेना है और इनर एंगल की रेंज हमेशा 0 से 180 के दरमियान होगी। और अगर आप इसकी डायरेक्शन के लिए परेशान है ये ग्रीन वाले की, तो इसकी डायरेक्शन ये बनेगी, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन का वेक्टर बनेगा वो ये बनेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये आपके पास बेटा ये एंगल से रिलेटेड एमसीक्यू, मैंने इसको हम पॉइंट नंबर 1 कह लें, इसको पॉइंट नंबर 2 कह लें, ये भी दो एमसीक्यूज ही बनते थे तो हमने उनको नहीं लिखा बल्कि हमने पॉइंट्स लिख लिए ताकि आपको क्लियर हो सके। एक फॉर्मेट की फॉर्म में आ जाएगा तो आपको याद भी रहेगा। अब यहाँ पर एक बड़ा आसान सा एक क्वेश्चन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसी एंगल के इफेक्ट को सोचते हुए हमने कुछ डिजाइन करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन ये दिया है कि P अगर 10 न्यूटन है, Q 5 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट कांट बी। इन ऑप्शन में से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो रिजल्टेंट जिसके बराबर नहीं होगा। अब आपको पता है अभी हमने कहा है कि जो रिजल्टेंट है वो आपके पास 0 और 180 के दरमियान होगा, या तो 0 पे होगा या 180 होगा या इसके इन बिटवीन होगा। तो ये आपके पास वेक्टर जो है, अगर ये P है 10 न्यूटन का और ये Q है 5 न्यूटन का, तो मैक्सिमम आपके पास बन गया 15 न्यूटन। तो इसका मतलब ये है कि ये तो हो नहीं सकता, क्वेश्चन में कांट बी का वर्ड है। उसके बाद
अगर दोनों वेक्टर्स को आप एक दूसरे से अपोजिट कंसीडर करें, फर्ज करते हैं ये 10 न्यूटन है और ये 5 न्यूटन है, तो अब इस सूरत में जो इनका मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 5 न्यूटन रिजल्टेंट का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑप्शन है ये भी एक पॉसिबल आंसर है, ये भी नहीं हो सकता। अब इन वेक्टर्स के लिए जो पॉसिबल रेंज आपके पास आ रही है वो आ रही है 5 न्यूटन से। रिजल्टेंट की रेंज मिनिमम 5 है, मैक्सिमम 15 है। तो 5 न्यूटन से 15 न्यूटन के बीच में इसकी रेंज आ रही है, यानी न तो 5 हो सकता है और ना ही 15 हो सकता है और ना ही इसके बीच में 12 है, ये हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट पॉसिबल आंसर है वो क्या होगा, वो 4 न्यूटन है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इन दो वेक्टर्स को जब आप ऐड करेंगे तो इसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 15 न्यूटन आंसर हो सकता है, या 12 न्यूटन हो सकता है, या 5 न्यूटन हो सकता है। कंडीशंस हमें एग्जामिनर ने नहीं बताई हैं। तो इन 3 पॉसिबिलिटीज को ऑप्शन में दिया हुआ है, तीनों को हमने कट कर लिया और क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछे, कांट बी, नहीं हो सकती। तो आई होप ये बात भी हमें क्लियर होगी है। ये जो मैंने अभी आपको एंगल्स और इसका समझाने की कोशिश की है वो अब आपको क्लियर होगी है। उसके बाद अब यहाँ पर एक और सिचुएशन हमने, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये भी, हमने कहा है कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी, उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर है, और यानी रिजल्टेंट और वेक्टर्स सबका मैग्नीट्यूड बराबर है एक दूसरे से, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए is equal to magnitude of B and the magnitude of these two vectors is equal to the magnitude of resultant. अगर इन दो वेक्टर्स को A और B को ऐड करके आपको रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हैं आप, तो इन वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा। अगर आप हेड टू टेल रूल से इसको कंसीडर करें तो आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन नजर आएगी। आपको किसी मैथमेटिकल सोल्यूशन की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको बेसिक मैथ की, बेसिक ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज याद है, तो एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनती है, और उसके इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। यानी ये एंगल आपके पास जो है ये 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, तो तीनों एंगल आपके पास 60 डिग्री के। अब आपको फाइंड करना है वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल। तो यहां पर हमने क्या किया है, हमने ये, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूं ताकि आप इसको देख सकें, और यहां पर मैंने क्या किया, मैंने ये जो वेक्टर है ए, इस वेक्टर ए को मैंने यहां पे ये जो ब्रोकन लाइंस थी, ये एक वेक्टर ए मैंने बना लिया, क्योंकि दो वेक्टर्स की टेल के बीच में एंगल होता है। तो अब ए और बी के बीच में अगर आप ये सोचें तो ये एंगल इन दो वेक्टर्स का बनेगा 180, और इस सिचुएशन में ये आपके पास एंगल आपको फाइंड करना है, और टोटल एंगल अगर आप सोचें तो ये बन रहा है 180 डिग्री। तो ये 180 में से ये 60 माइनस किया तो 120 मेरे पास आंसर आ गया। तो ये बात याद रखें, जब भी आपके पास तीनों वेक्टर्स बराबर हैं तो वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, और उस इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर जो एंगल्स बनेंगे वो 60 होंगे। जो एक्सटीरियर एंगल दो वेक्टर्स के बीच में बनेगा वो क्या होगा, वो आपके पास होगा 120 डिग्री। तो इसका मतलब ये है द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन सी। या आप लोग मैथमेटिकली भी प्रूफ करते हैं, लेकिन मैंने इसको ज्योमेट्री से प्रूफ करने की कोशिश की है, एक डिफरेंट अंदाज से। इससे पहले आपको टीचर्स ने ये कोसाइन रूल से जो फार्मूला मैंने लिखा था उससे आपको प्रूफ कराया होगा, लेकिन मैं इसको ज्योमेट्री से जान के प्रूफ करा रहा हूँ ताकि एक डिफरेंट किस्म की अप्रोच भी आपको पता लग जाए। तो ये एक आसान सी शॉर्टकट सी टेक्निक है जो मैंने आपसे शेयर की है। तो इसमें आपको ये फायदा हुआ है कि आपके पास जो है ज्योमेट्री की बेसिक प्रॉपर्टी से ये आपको याद हो गया। और मैंने आपको हिंट क्या दिया है, हिंट ये दिया है अगर ए बी और आर तीनों वेक्टर बराबर हैं तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बननी चाहिए, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल, इंटीरियर एंगल 60 बनेंगे। तो दो वेक्टर्स की टेल के दरमियान हमें एंगल चाहिए होता है, हमेशा याद रखें। दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो उनकी टेल्स के दरमियान जो एंगल बन रहा होता है वो उसके बराबर है।
तो 180 में से 60 हम माइनस कर दें तो 120 डिग्री का हमारे पास जो है वो एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है। और अब आपके पास जो है दूसरा सवाल है, आपको सिचुएशन ये है कि ए और बी वेक्टर्स दोनों बराबर हैं, और ए और बी वेक्टर्स दोनों बराबर हैं, और ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है इनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के। यानी दोनों वेक्टर्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो ए और बी का मैग्नीट्यूड से जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर यानी डिफरेंस से जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा ये उसके बराबर बनेंगे। तो अगेन मैंने ज्योमेट्री को यहाँ पे यूज किया है। तो ज्योमेट्री को जब मैंने यूज किया है तो ये कैसे यूज हो रही है ज्योमेट्री, अब आप देखें। इससे आपको सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी याद आ जाएगा और साथ में आपको हेल्प होगी कि आपको जो मैंने यहाँ पे मैसेज देने की कोशिश की है वो क्या हो सकती है। तो हमने लिखा है ए माइनस बी मैग्नीट्यूड, ये दरअसल रिजल्टेंट आर के बराबर है। ये जो वेक्टर आर है ये उसका मैग्नीट्यूड जो है वो ए माइनस बी के इक्वल है। ठीक है, पहली बात तो ये समझने की है। दूसरी बात जो यहाँ पे समझने की है वो ये है कि हमने अगर हम इसको सोचे तो हमारे पास जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये लिखा है ए प्लस माइनस बी मॉड में। तो ये आपके पास जो माइनस बी लिखा हुआ है ये माइनस बी आपके पास जो है ये शो कर रहा है कि आपके पास ये एडिशन दरअसल सब्ट्रैक्शन होता है, और माइनस बी ये शो कर रहा है कि आपने बी की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। तो अब देखें बी की पॉजिटिव डायरेक्शन को मैं शेड कर रहा हूं, ये बी की पॉजिटिव डायरेक्शन है जिसको मैंने शेड किया। और जब आप इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं तो अगेन मैं इसको यहाँ पर शेड कर रहा हूँ, और ये मैं इसको येलो कलर से शेड कर रहा हूँ, ये आप देखें। तो ये आपके पास जो वेक्टर है ये प्लस बी का वेक्टर है, और ये जो वेक्टर आपके पास बन रहा है ये माइनस बी का वेक्टर बन रहा है। तो अगर आप हेड एंड टेल रूल को यूज करें तो हेड एंड टेल रूल से आपके पास जो वेक्टर ट्रायंगल बनेगी वो मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दोबारा यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कि आपको फिर जरा समझ में आ जाए। ये वेक्टर ए है और इसके हेड पे ये वेक्टर माइनस बी बन रहा है, और ये फ्रॉम द टेल टू द हेड आपके पास ये ए माइनस बी का वेक्टर आ रहा है। बल्कि मैं इसको आर से डिनोट कर लूं, वो ज्यादा लॉजिकल होगा। तो आपके पास जो प्लस बी का वेक्टर था वो ये था। अब मैंने आपको जैसे अभी आपको बिल्कुल वही सेम बात बनी है जो अभी हमने कहा था, ये इक्विलेटरल आपके पास एक सिचुएशन बन रही है, और इस इक्विलेटरल सिचुएशन में अगर आप देखें तो आपके पास जो एंगल ये वाला बनेगा, ये एंगल आपके पास कितना बनेगा, ये एंगल आपके पास 60 बनेगा, क्योंकि तीनों साइड्स बराबर है। ये भी 60 बनेगा, ये भी 60 बनेगा। तो अगर आप ए और बी के दरमियान एंगल सोचते हैं तो आपके पास ये 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो इसका मतलब जो 60 डिग्री का एंगल है दैट इज वैलिड। ये कब वैलिड होगा, जब आपके पास जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को आप अगर दोबारा से सोचे। अगर आपको वहां पे डायग्राम में समझ नहीं आया एंगल, तो मैं उसको ये इस डायग्राम पे दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब प्लीज आप दोबारा गौर से देखें कि आपके पास ये एंगल अगर 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा। आपने मैट्रिक में थ्योरम पढ़ा हुआ है ऑल्टरनेट एंगल्स का। तो ये 60 है, 180 में से इस 60 को जिसको मैंने ग्रीन शेड किया माइनस करें तो दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल आएगा वो आपके पास ये 120 आएगा, जो कि आपने एडिशन में ये प्लस ए और प्लस बी के दरमियान फाइंड किया। तो ए और बी के दरमियान, ए और माइनस बी के दरमियान एंगल क्या बनेगा, ए और माइनस बी के दरमियान एंगल आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री का। तो आई होप ये कोई ऐसा इतना मुश्किल काम नहीं है, ये आप आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन सोचने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ रहे हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स
whose vectorial sum can be a null vector are। कितने अनइक्वल वेक्टर्स लें कि आपके पास विक्टोरियल सम नल वेक्टर आ जाए। यहां पर इसकी डायग्राम में वेक्टर ए और बी को आप देखें, क्या वेक्टर ए और बी इक्वल वेक्टर है? हरगिज नहीं। भले इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो लेकिन इनकी डायरेक्शंस तो एक दूसरे से अपोजिट हैं, तो ये वेक्टर्स इक्वल वेक्टर तो नहीं हो गए। इनका मैग्नीट्यूड जरूर बराबर है लेकिन वेक्टोरियल टर्म में ये आपके पास इक्वल वेक्टर्स नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों अनइक्वल वेक्टर्स हैं। तो आप जब इनको जब सम करेंगे तो इसके सम से जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपके पास एक नल वेक्टर होगा, एक जीरो वेक्टर होगा। तो कितने वेक्टर्स को आपने मिनिमम, कितने वेक्टर्स को आपने ऐड किया अनइक्वल, यहां पे क्या वर्ड है इंपॉर्टेंट, अनइक्वल। तो कितने अनइक्वल वेक्टर्स को आप ऐड करें कि आपके पास रिजल्ट एक नल वेक्टर है, तो आपके पास जो आंसर बनता है बेटा वो आंसर क्या बनता है, वो आंसर बनता है 2 वेक्टर्स। ठीक है, अमूमन बच्चे ये क्वेश्चन आता है तो वो 3 की तरफ जा रहे होते हैं, तो 3 आंसर नहीं है, अनइक्वल वेक्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट में और इंप्रूवमेंट आएगी। ये क्वेश्चन है कि द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड। इससे पहले वाली कंडीशन में मैंने क्या अप्लाई किया था, अनइक्वल वेक्टर्स मैंने आपको बताया। यहां पे हमें नहीं बताया गया कि उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है या नहीं है, इसलिए मेरी मर्जी थी तो मिनिमम उसने, और फिर सवाल में मिनिमम का वर्ड आ रहा था, तो मिनिमम तो आपके पास 2 ही बनेंगे। ठीक है, यानी ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी जो मैंने यहां अप्लाई की हुई है। और जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने कहा कि मिनिमम नंबर ऑफ unequal vectors of unequal magnitude whose vectorial sum can be a null vector। तो ऑब्वियसली ये तो 3 बनेंगे। अभी मैंने एक ट्रायंगल रूल में भी समझाया था, और अब यहाँ पर अगर आप इनको देखें तो ये रेड वाला वेक्टर 6 न्यूटन का है, ए और बी वेक्टर्स जो है ये टू द लेफ्ट है 1 न्यूटन और 5 न्यूटन के। अगर इन तीनों वेक्टर्स को आप ऐड करें तो रिजल्ट आपके पास एक नल वेक्टर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम ये देखें कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, तो आंसर हमारा 3 बनेगा। अब आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि जी मिनिमम नंबर एडिशन के लिए 3 चाहिए होता है, तो उस क्वेश्चन को गौर से देखना पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन ऊपर मैंने सॉल्व किया और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया, इनमें डिफरेंस है। तो आप अपनी वीडियो को दोबारा से इसको प्लेबैक करके आप देख सकते हैं और दोनों क्वेश्चंस को दोबारा से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट, अब मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट वाला एक क्वेश्चन ऐड किया हुआ। ये 2 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। उन 2 क्वेश्चंस में लैंग्वेज जो वर्ड्स थे उनके डिस्ट्रैक्शंस को मैंने ऐड किया हुआ था। अब हम यहाँ पर सोचते हैं द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। 2 वेक्टर्स है, उनके बीच में एंगल थीटा है और उनका जो रिजल्टेंट है वो उसका मैग्नीट्यूड आर है। ये आपको हमने इंफॉर्मेशन दी है। व्हेन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज इंक्रीज टू थीटा प्राइम, यानी अगर फर्ज करते हैं ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है और इनके दरमियान ये एंगल थीटा है। अब सेकंड कंडीशन में कहा जा रहा है कि इस ए और बी के दरमियान आपने एंगल को इंक्रीज किया तो नया एंगल थीटा प्राइम है, ये थीटा डैश थीटा प्राइम है। जो इससे नया आपके पास रिजल्टेंट आएगा वो आपके पास आर प्राइम है। ये आपके पास आ गया आर प्राइम। ठीक है, इसको मैं शेड कर रहा हूं। देन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आपको देखना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें से। अब आपको अभी हमने कहा था कि जब एंगल रिजल्ट 2 वेक्टर्स के दरमियान जब आप एंगल बढ़ाते हैं तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करता है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करने का मतलब ये है कि अगर हम यूं सोचें कि अगर ये सिचुएशन 1 यहाँ पे रिजल्टेंट आपके पास है, फर्ज करते हैं आर, और यहाँ पे रिजल्टेंट है आर प्राइम। अब आपके पास एंगल बढ़ा तो इसका मतलब नया रिजल्टेंट आर प्राइम दैट मस्ट बी लेस देन द फर्स्ट रिजल्टेंट आर।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो r है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन r प्राइम। तो ये वाली कंडीशन अगर आप सोचें तो ये यहाँ पे जस्टिफाइड हो रही है। उसके बाद इसका मतलब ये है कि ये जो ए ऑप्शन है ये तो सही नहीं है, ये जो बी ऑप्शन है ये सही नजर आ रही है, सी ऑप्शन में इक्वल टू है ये भी गलत है, और जो डी ऑप्शन है इसमें इक्वल टू और ग्रेटर देन ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन। तो ये रादर देन राइटिंग दैट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, मैंने इनको सिंबॉलिकली यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। तो करेक्ट आंसर इज बी इन दिस केस। ठीक है बेटा, ये बात भी आई होप आप लोगों को समझ आ गई है। तो जो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं, व्हाट विल बी द पॉसिबल सम ऑफ टू वेक्टर्स 13 यूनिट एंड 7 यूनिट्स व्हेन दे आर नीदर पैरेलल नॉर एंटी पैरेलल। यानी न तो इनके दरमियान जो एंगल है वो थीटा, न तो वो 0 डिग्री है, न ही एंगल इनके दरमियान 180 डिग्री है। यानी अगर आप इसको एक और तरह से सोचें, अगर इनके दरमियान जो एंगल है वो अगर आपके पास फर्ज करते हैं इनके दरमियान एंगल अगर 0 डिग्री है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 7 + 13, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 20। और अगर ये 180 के इक्वल है तो 13 - 7, तो ये आपके पास 6 न्यूटन आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 6 यूनिट, नॉट न्यूटन, यूनिट्स। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ना तो 20 है ना ही 6 है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है। अब जो आपका आंसर है दैट द रेंज ऑफ दैट आंसर इज 6 to 20। तो ये जो 21 दिया हुआ है दैट इज बियॉन्ड दैट रेंज, तो इसका मतलब ये 21 भी नहीं है। सो द पॉसिबल करेक्ट आंसर इज सी। तो इसका पॉसिबल करेक्ट आंसर आपके पास हो गया सी ऑप्शन। तो मेरे ख्याल से ये बात भी हमें क्लियर हो गई है। जो कंडीशंस हमें दी गई हैं उसमें हमें बताया गया है ना तो ये वेक्टर पैरेलल है ना ही ये वेक्टर एंटी पैरेलल है। ठीक है, तो आई होप इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अब हम आपको ये कह रहे हैं कि ए का जो वेक्टर ए है वो नल वेक्टर नहीं है, बी भी नल वेक्टर नहीं है, देन विच इज ट्रू। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अगर हम सोचें तो हमारे पास ये बन रही है ये वाली, ये बात आपको पता है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऑर्डर चेंज करते हैं तो एडिशन पे कोई फर्क नहीं आता। तो ए भी नल वेक्टर नहीं है, बी भी नल वेक्टर नहीं है, तो a + b = b + a, ये वाली बात यहाँ पे सही है। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट में हम ये कह रहे हैं कि a + b इज नॉट इक्वल टू b + a, ये बात गलत है। वही हमने जो ऊपर स्टेटमेंट दी है उसी का डिनायल यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद सी स्टेटमेंट है कि जब आप दो वेक्टर्स को सम करते हैं यानी a + b, क्या वो उनके डिफरेंस के बराबर होगा? हरगिज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। तो कितनी स्टेटमेंट सही हो गई? 2 स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट आपकी ए सही है, एक स्टेटमेंट आपकी सी सही है। तो आपका जो यहाँ पर आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? वो आंसर बनेगा डी ऑप्शन, बोथ ए एंड सी। ठीक है, ए ऑप्शन में आपने क्या किया? ए ऑप्शन में आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज किया। सी में आपके पास ये बन रहा है कि दो वेक्टर्स का जो सम से जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या उन दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस के बराबर होगा? तो हरगिज नहीं होगा, दोनों डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो ये वाली बात भी हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया, ये कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, देन थीटा इज इक्वल टू। यानी दो वेक्टर्स हैं, ये आपके पास वेक्टर ए है फर्ज करते हैं, और ये वेक्टर आपके पास बी है, और इनका ये रिजल्टेंट बन रहा है, ये हम ए को यहाँ से डिनोट रिलीज कर रहे हैं। ये आपके पास इनका रिजल्टेंट आर है, ये वेक्टर आपका ए है। ये जो आपके पास आर बन रहा है दिस इज टेक्निकली a + b।
ये वेक्टर a प्लस बी दोनों का सम है। तो उसके बाद वो कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, यानी a प्लस बी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, यानी वो वेक्टर आपके पास ये बन रहा है। और ये बोल रहे हैं कि ये बराबर है इनके डिफरेंस के, यानी अगर हम इसको यूं सोचें कि ये वेक्टर माइनस बी बन जाएगा। अब हेड एंड टेल रूल से ये वेक्टर a है, ये माइनस बी है, तो अब इनका रिजल्टेंट ये आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया a माइनस बी। द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड देन एंगल थीटा इज इक्वल टू, यानी a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में क्या एंगल बनेगा? तो ये एंगल भी 45 बनेगा और ये एंगल भी 45 बनेगा। दोनों एंगल आपके पास 45 बनेंगे क्योंकि आपके पास ये लेंथ भी और ये लेंथ भी दोनों बराबर हैं। यहां पर रिजल्टेंट और यहां पर जो रिजल्टेंट है वो भी आपके पास बराबर आएंगे, फर्क इनकी डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से सोचे ना आप, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। दोनों सूरतों में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम बनेगा। तो आपके पास ये टेक्निकली जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। इस क्वेश्चन को एक और अंदाज से भी कहा जाता है, यूं कहा जाता है कि दो वेक्टर्स का जो सम है और दो वेक्टर्स का जो डिफरेंस है वो दोनों अगर बराबर हैं तो उन दो वेक्टर्स के बीच में क्या एंगल होगा? तो उन दो वेक्टर्स के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये अगर आप देखें, ये अगर हमारे पास, सॉरी मैंने ये हेड और टेल के दरमियान ड्रॉ कर दिया, सॉरी। तो ये आपके पास वेक्टर a है और ये आपके पास वेक्टर b है, तो एंगल आपके पास 90 डिग्री बन रहा है। तो यहां पर जो आपकी करेक्ट ऑप्शन बन रही है वो बन रही है 90 डिग्री। तो आई होप ये ज्योमेट्री से, मैं देखें अभी तक मैथमेटिकली मैं नहीं सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ ज्योमेट्री से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यूज में मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा। मैं अगर क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करके उनकी ज्योमेट्री ड्रॉ कर दूं तब भी मैं अपना काम अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, आई होप ये आपको एडिशन के बेसिक से कुछ क्वेश्चन समझ में आए होंगे और कुछ मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है और डिफरेंट अप्रोच के साथ कोशिश की है। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब आपके कोर्स में वैसे तो वेक्टर्स के इनफिनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बनते हैं, तो आपके कोर्स में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब ये हुआ कि ये आपका एफ वाई है और ये आपका एफ एक्स है, ठीक है, या ए वाई ए एक्स वट एवर यू कॉल इट। अब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। और ये आप कैसे फाइंड करते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर को ड्रॉ करके करते हैं। अब इस बात को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, डिस्कस करना बनता है यहाँ पे। तो ये अगर मेरे पास एक ब्लॉक है और मैं आपको बोलता हूं बेटा मैं इस पे ये फोर्स F एक्सर्ट करता हूं, तो ये जो ब्लॉक था ये फर्ज करते हैं ये अपनी जगह से यूं चला गया और ये आपके पास फोर्स आ गई F। अब ये ब्लॉक रेज हो गया। अब जब ये ब्लॉक रेज हुआ तो इसको वर्टिकल एक्सिस पे लिफ्ट करने पे इस फोर्स का जो चंक जो पार्ट लग रहा है वो कहलाएगा एफ वाई, और अगर हम इसको आगे फ्रंट की तरफ मूव कराते हैं तो एफ एक्स फोर्स इस पे लग रही होगी जो इसको एक्स एक्सिस पे मूव कराएगी। यानी जो फोर्स हमने एफ अप्लाई की है, इस फोर्स एफ का एक स्मॉल चंक यूज होगा टू लिफ्ट दिस ब्लॉक एंड अ स्मॉल चंक इज यूज्ड टू accelerate that block along x axis। तो दोनों एक्सिस पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ या सेम अमाउंट ऑफ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो भी है वो आपका यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो बेटा यहाँ पर हमने आपको समझाने की कोशिश की है, जो ये स्टेटमेंट मैंने दी है कि आपने
द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जो कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपको वो इफेक्टिव वैल्यू फाइंड करनी है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये आपने यहाँ पर जो एफ वाई फाइंड किया हुआ है, ये एफ वाई फोर्स का वो चंक है, वो पार्ट है जो वर्टिकल एक्सिस पे एक्ट कर रहा है, और ये जो एफ एक्स हमने यहाँ पे यूज की है, ये फोर्स का वो पार्ट है जो हमने एक्स एक्सिस पे यूज किया। तो कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये दो आपके पास बड़े बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आपने पढ़े भी हैं और यूज भी किए हुए। अब हम प्रोजेक्शंस के कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं जो मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया। तो ये अगर आप सोचे यहाँ पे बेटा कि ये फोर्स एफ है और इसकी अगर मैं प्रोजेक्शन को फॉलो कराऊं तो ये इसके मेरे पास प्रोजेक्शंस बन रही हैं। अब इसको हम सोचते कैसे, देखिए मैं आपको एक पाकिस्तानी तरीका बताता हूँ। एक स्टूडेंट के लेवल पे जब हम बात करते हैं तो उसकी एक टेक्निक में आपसे डिस्कस करता हूँ। आप सबसे पहले चेक करें कि वेक्टर का एंगल किस एक्सिस से बन रहा है। ये एंगल बन रहा है आपका एक्स एक्सिस के साथ। तो उसके बाद आपके पास जो है, आप क्या करेंगे कि आपके पास एंगल जिस एक्सिस से बनेगा वेक्टर के हेड से आप उस एक्सिस के ऊपर एक वर्टिकल फॉल कराएं। ये मैंने एक वर्टिकल फॉल करा दिया। अब यहां पे ये हेड बन रहा है, हेड के साथ इसका हेड ड्रॉ कर दें। ये हमने हेड ड्रॉ कर दिया। अब ये हमारे पास यहां पर ये इस वेक्टर के साथ हमने टेल के साथ एक और लाइन उस एक्सिस पे ड्रॉ कर दी और टेल के साथ हमने एक हेड ड्रॉ कर दी। अब आपने जो बात याद रखनी है, एंगल के सामने वाला जो कंपोनेंट होगा ये हमेशा साइन थीटा बनेगा यानी परपेंडिकुलर, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो हमेशा कॉस थीटा बनेगा। अब ये फोर्स एफ का पार्ट बन रहे थे इसलिए इसको भी एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी एफ से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या आ गई, इनकी प्रोजेक्शंस आ गई। ये जो एफ साइन थीटा है दैट इज द प्रोजेक्शन अलोंग वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस, और ये जो एफ cos थीटा है दैट इज द प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस की प्रोजेक्शन हमारे पास आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि हम प्रोजेक्शंस को और इस कॉन्सेप्ट को आसानी से यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस सिचुएशन को थोड़ा सा आपके लिए चेंज कर रहा हूँ ना, मैं एक और सिचुएशन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मेरी रेक्टेंगुलर प्लेन है, ये मेरा वेक्टर है। फर्ज करते हैं ये एंगल जो यहाँ पे बन रहा है ये अल्फा बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। अभी जो मैंने आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, मैंने कहा आपने सबसे पहले देखना है कि एंगल कौन से एक्सिस के साथ बन रहा है। तो इस केस में एंगल बन रहा है वाई एक्सिस के साथ। अब वेक्टर के हेड से उस एक्सिस के ऊपर ये वर्टिकल लाइन फॉल करे, ये हेड के साथ आपने हेड ड्रॉ कर दिया, और यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने इस टेल के साथ ये आपने हेड और ड्रॉ कर दिया, ये वेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब एंगल के सामने ये आपके पास एंगल है, इसके सामने ये आपने यहां लिखा साइन थीटा, और ये बेस पे आपने कॉस थीटा कर दिया। फर्ज करते हैं ये वेक्टर ए है, तो ए से आपने दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया ए साइन थीटा। ये आपके पास किसके बराबर आ गया, ए एक्स के बराबर आ गया, और ये आपके पास बन गया ए कॉस थीटा, ये बराबर आ गया वाई एक्सिस के साथ। तो इसका मतलब ये है कि जो सिचुएशंस आप लोग अभी तक पढ़ते रहे हैं उसमें अगर थीटा एक्स एक्सिस से एग्जामिनर ने आपको दिया है तो ए एक्स बनेगा ए कॉस थीटा, और ए वाई आपके पास बनेगा ए साइन थीटा। और अगर उसने थीटा आपको दे दिया है फ्रॉम वाई एक्सिस तो आपका ए एक्स बन जाएगा ए साइन थीटा, और ए वाई आपका बन जाएगा ए कॉस थीटा। ये बात अब आपने जहन में रखनी है। आपने एंगल देखने हैं। अक्सर बच्चों को बेटा एमसीक्यूज होते बहुत आसान है। देखिए मैं आपको एक बात समझाऊं,
जो प्री एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज होते हैं वो आप अक्सर बच्चे को बीएससी लेवल के एमएससी लेवल के एमसीक्यूज लेके आ रहे होते हैं। भाई इतना मुश्किल काम नहीं आता है, वो जस्ट ट्रिक्स होती हैं क्वेश्चंस के अंदर, उनकी वर्डिंग में ट्रिक्स होती हैं। जैसे अगर वो आपको बोले द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर व्हेन एंगल मेजर्ड फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस, तो क्या बनेगा? ए कॉस थीटा। बच्चों के जहन में हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट ए साइन थीटा ही होता है। वो कंडीशनल बात है कि आपका एंगल जो है वो एक्स एक्सिस से मेजर होता है। आप किताबें उठा के देखें, आपको एग्जामिनर हमेशा एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करके दे रहा होता है। तो ये बात जो एमसीक्यूज बना रहे होते हैं उनको भी पता है, इसलिए उनको ये पता होता है कि वाई एक्सिस से अगर हम मेंशन करेंगे एंगल तो ये जो कंपोनेंट्स होंगे ये शफल हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। ये उन्हीं स्टूडेंट्स को आइडिया होगा जिन्होंने डेप्थ में स्टडी किया हुआ होगा। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको एंगल की प्लेसमेंट जब आप कंपोनेंट्स की प्रोजेक्शन बना रहे होंगे उस वक्त कैसे होती है, ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया। अब मैंने ट्रेडिशनली क्या किया है, मैंने ट्रेडिशनली बेटा जो आपकी किताब कहती है मैंने उसी को फॉलो किया है। यानी मैंने एंगल को विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये वाली सिचुएशन जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ की हुई है, इसके रेफरेंस से मैंने इसको कंसीडर किया। ठीक है, तो अब मुझे अगर आप इजाजत दें तो आप इसको, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और इरेज करके मैं यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लॉजिक्स आपसे डिस्कस किए हुए उन लॉजिक्स को थोड़ा सा एलोबरेट करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर हम उनको एलोबरेट करें तो 1 मिनट मैं ये भी इरेज कर लूँ तो ज्यादा बेहतर है, जगह बन जाएगी लिखने के लिए। तो बेटा ये हमारे पास, तो अब हम आते हैं यहाँ पे। तो ये वेक्टर एंगल है आपको हमने दिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो ये हमारे पास एंगल एक्स एक्सिस है। आई होप आप लोग जो है ये जो ऊपर स्टेटमेंट जिसको मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ इसको आप क्या करेंगे, इसको आप इग्नोर कर देंगे। अच्छा, अब आपके पास जो एफ वाई है वो बन रहा है एफ साइन थीटा। ये मैं इसको शेड करता हूं, ये आपके पास आ रहा है एफ साइन थीटा। और उसके बाद फिर मैंने ये एफ वाई लिखा है एफ साइन थीटा जे। दोनों स्टेटमेंट्स में फर्क है। दोनों स्टेटमेंट्स में क्या फर्क है? ये स्टेटमेंट मैग्नीट्यूड है कंपोनेंट का जो वाई एक्सिस के अलोंग है, और ये इसकी वेक्टोरियल फॉर्म है। मैंने एफ साइन थीटा जो कि मैग्नीट्यूड है उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है जे कैप के साथ। जब मैं इसको जे कैप से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये मेरे पास क्या बन गया, दैट बिकम्स अ वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो ये क्या बना, एफ साइन थीटा जे इज अ वेक्टोरियल फॉर्म, यानी कंपोनेंट की। ये बेटा एक यूनिवर्सिटी में मुझे याद पड़ रहा है शायद एनईडी में आ चुका है कि उसने आपसे कंपोनेंट की वेक्टोरियल फॉर्म को पिक करने को कहा था एमसीक्यू में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। तो उसमें बच्चे परेशान हो गए थे, जैसे अगर यही 2 ऑप्शंस अगर होती वहां पे तो अब वो बच्चे परेशान थे कि कौन सी ऑप्शन होगी। तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस भी होता है कि यूनिट वेक्टर की टर्म्स में लिखा हुआ है तो यही करेक्ट आंसर होगा। पर कुछ लोगों ने फिर भी एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ वाई इसको चूज कर लिया। तो ये आपके पास वेक्टोरियल फॉर्म है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। इसी तरह से एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, तो एफ एक्स के वेक्टोरियल फॉर्म एफ कॉस थीटा आई, ये बन जाएगा। अगर इन दोनों को अगर हम मिला दें, ठीक है, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हमारे पास जो वेक्टर बनता है वो वेक्टर बनता है बेटा आपका, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा सकूं, 1 मिनट, कुछ उल्टा हो गया, असल में थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हो गया। तो ये हम यहाँ पे आपको फोकस करके दिखा रहे हैं। तो ये आपके पास बन रहा है एफ कॉस थीटा आई प्लस एफ साइन थीटा जे। ये बेटा हमारे पास जो है फोर्स का वेक्टर बन रहा है। यहाँ पर मैंने एक काम करने की कोशिश की, फिर मैंने इसको आप लोगों के लिए इसको लीव कर दिया। वो था कि अगर फोर्स का वेक्टर आप सोचते हैं तो दैट इज द मैग्नीट्यूड एफ, ये मैंने इसको ग्रीन
एक मिनट में हाइलाइटर ले लेता हूँ, ये इसको मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया, एफ ये मैग्नीट्यूड है, और मल्टीप्लाइड बाय इट्स यूनिट वेक्टर एफ कैप, ये इसका एफ कैप आ गया, ये ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास एफ वेक्टर बन रहा है, अगर आप इसको सोचते हैं तो ये बन रहा है एफ कॉस थीटा आई प्लस एफ साइन थीटा जे, ठीक है, अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, तो वो तो मैग्नीट्यूड तो एफ ही है, ये किसके बराबर रह गया, एफ कैप के बराबर रह गया, ये बराबर रह गया एफ कैप के, यानी कि मैग्नीट्यूड के बराबर, यूनिट वेक्टर ऑफ एफ के बराबर रह गया। अब यहां से अगर आप एफ को कॉमन ले लें तो एफ अपॉन एफ यहां क्या रह जाएगा, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, दैट इज इक्वल टू एफ कैप। तो एफ और एफ कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास यहां से प्रूफ हो गया कि किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे के बराबर है। ये एक एमसीक्यू हमने सॉल्व किया, यहां से एक इंफॉर्मेशन भी हमें मिल गई है। ठीक है बेटा, इसमें आई होप इसमें भी कोई हमें इश्यू नहीं है, हमें समझ में आ गई है बात। अब हमने यहाँ पर 2 एमसीक्यूज आपके लिए ऐड किए हैं, बहुत आसान से हैं। अगर एफ एक्स 1 न्यूटन है, एफ वाई 2 न्यूटन है और फोर्स का मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है, तो एफ जेड फाइंड करना है। तो एफ जेड फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं। वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है एफ इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर एक्स एफ स्क्वायर वाई एफ स्क्वायर जी होल अपॉन अंडर रूट। तो यहां पर आपके पास फोर्स का मैग्नीट्यूड 3 है, एक्स का मैग्नीट्यूड 1 है, वाई का मैग्नीट्यूड 2 है और एफ जेड आपके पास अननोन है। तो ये अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो ये आपके पास 9 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 5 प्लस एफ स्क्वायर जी आ जाएगा। तो 9 माइनस 5 किया तो कितना आएगा बेटा, 9 माइनस 5 किया तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 9 माइनस 5 किया तो आपके पास 4 आ गया। ठीक है, और 4 का जब आप अंडर रूट लेंगे, यानी एफ स्क्वायर जेड है ना ये, तो ये बराबर आ गया 4 के, तो एफ जेड किसके बराबर आ गया, 2 के। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन ये बी है, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। आई होप मेरी वर्किंग आपको समझ में आई है। हमने फॉर्मूले में इन सारे वैल्यूज को पुट किया और उसका जो z कंपोनेंट था उसको फाइंड कर लिया, विच इज 2 न्यूटन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ax 6 है, ay 8 है और आपको फाइंड करना है az को। अच्छा, ये मैंने f यहाँ पे 10 ही रखा है, ये f नहीं है, ये असल में सारी, क्योंकि मैं दोबारा इनको देख नहीं सका इसलिए मैं बहुत ज्यादा, मैं थोड़ा सा फैमिली एक इश्यू में बिजी था तो मैं इनको दोबारा देख नहीं सका, रीड नहीं कर सका, इसलिए गलतियां निकल रही। बहरहाल आई होप यू विल इग्नोर दैट। तो ये आपके पास अब ए स्क्वायर एक्स यानी 6 स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई यानी 8 स्क्वायर, ए स्क्वायर जी ये हमारे पास अननोन है, होल अपॉन अंडर रूट इज इक्वल्स टू 10। तो ये बन गया 10 इज इक्वल्स टू 36 प्लस 64 प्लस ए स्क्वायर जी होल अपॉन अंडर रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आपके पास 100 बन गया, ये बन गया 100 प्लस ए स्क्वायर जी। ठीक है, तो आपके पास ये अगर आप इस 100 को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा, 100 माइनस 100 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर जी। अब 100 में से 100 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी जो आपके पास ए जी वेक्टर है वो बराबर होगा 0 के।
तो कौन सी ऑप्शन यहाँ पे बेटा 0 के इक्वल है? मेरे ख्याल से सी ऑप्शन है। तो ये सी ऑप्शन हमारा आंसर बन गया। तो इस एक्सरसाइज से, इन दो क्वेश्चन से जो अननोन कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड है वो मैंने फाइंड करने की, आपको प्रैक्टिस कराने की कोशिश की। अब आ जाए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ही है। F making an angle of 30 degree with vertical, then its component along y-axis is F making an angle of 30 degree with vertical। ये हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये प्लेन आ गई है और ये वेक्टर F आ रहा है हमारे पास, और वर्टिकल से ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो ये इसका एक कंपोनेंट आ गया, ये इसका दूसरा कंपोनेंट आ गया। तो उसने कौन से कंपोनेंट पूछा है? उसने कहा है कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो ये तो आपके पास बन रहा है एफ साइन 30, एंगल के सामने साइन होता है, और ये वाला कंपोनेंट बनेगा एफ कॉस 30। ये बात हम प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो एफ कॉस 30 यानी सी ऑप्शन, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है। तो अगर आपके पास फोर्स जो है 10 न्यूटन आई है, यानी 10 न्यूटन है अलोंग आई, कौन से एक्सिस का यूनिट वेक्टर है? एक्स एक्सिस का। तो आपके पास एफ एक्स और एफ वाई क्या होंगे? अब आपको ये बात तो समझ आ गई है कि इसमें अगर इस वेक्टर को, फोर्स के वेक्टर को मैं सोचता हूं, यानी अगर मैं इसको सोचूं, ये लिखा हुआ है एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन आई, तो ये होगा 0J और ये होगा 0K। तो इसका मतलब y कंपोनेंट तो 0 बन रहा है। तो y कंपोनेंट 0, ये भी मैं शेड करता हूं। ये पहला कंपोनेंट हमेशा x होता है, दूसरा y होता है। तो ये 0 बन रहा है, इसको मैंने हाईलाइट कर लिया। और ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, और ये 10 न्यूटन है। यहाँ पर x कंपोनेंट 0 है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो हमने यहाँ पर ये एक और कॉन्सेप्ट यहाँ से प्रैक्टिस कर लिया। अब हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। इस मेथड में आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। आपने, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो इतना ज़्यादा डिटेल में मैंने इस पर काम नहीं किया है। तो आप इसमें करते क्या थे? आप करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को ऐड कर लेते थे, यानी जितने x कंपोनेंट है उनको ऐड कर लिया, जितने y कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड कर लिया, और जितने z कंपोनेंट है उनको ऐड कर लिया। इसकी प्रैक्टिस मैंने कैसे कराई है? मैंने कहा अगर a 3i + 2j के बराबर है और b i + 5j के बराबर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करें जो इन दो वेक्टर्स को डिफाइन कर रहा है, सम को डिफाइन कर रहा है। तो बेटा ये आपके पास i और ये i है, इन दोनों को ऐड करें आप, तो 3 + 1 बन गया 4i, प्लस 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 हो गया, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में। उसके बाद ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लिखा। 5 + 2 = 7j। ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास रिजल्टेंट जो इनके सम से बनेगा उनका वेक्टर आ गया, यानी कि आपने x को x से और y को y से ऐड कर लिया। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रही है, दैट करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन आपके पास बी ऑप्शन बन रही है। तो आई होप ये बात भी आपको क्लियर होगी है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। अब हम एक और वेक्टर की तरफ आ रहे हैं। हम कह रहे हैं a वेक्टर 2i - j के बराबर है और b वेक्टर -i + j के बराबर है, तो जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना। अब मेरी ट्रिक ये है कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इस i को इस i के साथ ऐड कर लेता हूँ। तो प्लस माइनस माइनस और बड़े का निशान आ गया प्लस, यहाँ पे आ गया i, 2 में से 1 माइनस हो गए, और माइनस प्लस आपके पास क्या आ गया आंसर? माइनस प्लस 0 आ गया, प्लस i। तो ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास रिजल्टेंट का वेक्टर आ गया। अब इसका ये किसके बराबर आ रहा है? रिजल्टेंट का वेक्टर ये आ रहा है,
यूनिट वेक्टर आई के इक्वल, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर बन गया ऑप्शन ए 1। इसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। सही है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ए, अच्छा इसकी मैंने ऑप्शन मेरे ख्याल से सेव नहीं हुई, चले मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ऑप्शंस का कोई इशू नहीं। अगर ए जो है ए प्लस बी आई प्लस जे के इक्वल है और ए माइनस बी 2i माइनस 4j के इक्वल है, तो वेक्टर ए आपको बताना है कि वो किसके इक्वल है। ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो बेटा ए प्लस बी यानी दो वेक्टर्स को सम किया तो रिजल्टेंट वेक्टर बना आई प्लस जे, और जब इनको माइनस किया तो ये बन रहा है 2i माइनस 4j। दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड करें तो ये बन जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 3i माइनस 3j। तो ये बन गया 3 अपॉन वेक्टर a आपके पास किसके इक्वल आ गया? 3 अपॉन 2i, ये वाला 2 इस 3 पे जाके डिवाइड हो गया, प्लस 3 अपॉन 2 इस 3 पे ये वाला 2 डिवाइड हो गया j। तो ये जो इसका आंसर आना था वही ऑप्शन मैंने यहाँ पे शायद लिखी हुई थी। तो ये हमने इन दो वेक्टर्स का डिफरेंस और इन दो वेक्टर के एडिशन से जो रिजल्टेंट वेक्टर्स बन रहे थे उससे जिन वेक्टर से मिलकर ये बना है उनमें से एक वेक्टर ए को हमने फाइंड कर लिया जो कि 3/2i प्लस 3/2j के बराबर है। तो बेटा इसमें आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और इसमें एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे हमने कोशिश की है काम करने की। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए हैं ये सारे प्रीवियस यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चंस हैं, मुख्तलिफ यूईटी पेशावर के हैं, यूईटी लाहौर के हैं, AKU के क्वेश्चंस हैं, मेहरान के क्वेश्चंस हैं, तो डिफरेंट लम्प्स के भी शायद क्वेश्चन हैं इसमें। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स को मैंने कंसीडर करते हुए मुख्तलिफ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को मैंने कंसीडर किया। और मैं बेसिकली आप लोगों को जो मैसेज यहाँ पे देना चाह रहा हूँ वो ये देना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस या बुक्स में जो बहुत ही अजीब अजीब बहुत ही मुश्किल से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे होते हैं BSc और MSc लेवल के, आपका जो एग्जामिनेशन है वो इससे कहीं आसान होता है। एग्जामिनेशन में जब आप लोग जाएंगे तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ दो चीजें मैटर करेंगी। एक ये कि आप वहां पर जाकर अपने नर्व्स को, अपने आप को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो वहां पर सेंटर पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि 2000 या 3000 या 500-600 लोग आए हुए हैं, और फर्ज करते हैं उनके डिस्ट्रिक्ट की 15 सीटें हैं, तो अब वो परेशान कि यार इतने सारे लोग हैं, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और वो कॉन्फिडेंस को लूज कर जाते हैं। तो आपने वहां पर अपने नर्व्स को कंट्रोल करना है और आपने ये सोचना है कि ये जितने लोग भी आए हुए हैं इन सब में आप बेस्ट हैं और आप अपनी तरफ से फुल प्रिपरेशन करके आए हैं। और दूसरे नंबर पे आप जब एग्जामिनेशन के लिए बैठते हैं तो आप कितना अच्छा चीज़ों को रिकॉल करते हैं, और चीज़ों को रिकॉल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और क्वेश्चन भी बेटा ऐसे सॉल्व करें जो लॉजिकली आपको समझ में आए कि यार ये आ सकता है। स्मार्ट वर्किंग मैटर्स अ लॉट। आपने एक लेबोरियस एफर्ट नहीं करनी है कि आप हर किस्म की किताब को सॉल्व करें, उसका कोई फायदा नहीं है। स्मार्ट वर्किंग करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा रिकॉल का काम एग्जामिनेशन हॉल में कर सकें। तो नेक्स्ट मैं वीडियो में आपके लिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स लेके आऊंगा इंशाल्लाह, सेशन 4 जो हम कंडक्ट करेंगे। उसके बाद सेशन 5 में हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस तरह से ये वेक्टर्स का हमारा जो एक सेगमेंट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं कोई लाइव सेशन या कोई और ऐसा सेशन सोच रहा हूँ कंडक्ट करने का जिसमें मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर कर सकूँ। तो जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और टेक केयर। अच्छे तरीके से बेटा प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।